नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो राजनीति में पारिवारिक रूप से, परंपरागत रूप से बहुत समृद्ध हैं, लेकिन फिलहाल वो चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने उस परंपरा को तोड़ते हुए पार्टी बदल ली जिसकी कल्पना पूरी राजनीति में नहीं थी। मैं आपको मिलवा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और वर्तमान में कांग्रेस के नेता दीपक जोशी, पंडित दीपक जोशी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दीपक जोशी का नाम आता है तो ये बहुत सारी कल्पना हो सकती हैं। पंडित कैलाश जोशी, संघ, जनसंघ, बहुत एक परंपरागत परिवार। उस परंपरा को तोड़ते हुए दीपक जोशी ने आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया, एक अकल्पनीय इतिहास बन गया। ऐसा क्यों? जी, मेरा नाम तो दीपक है और जनसंघ का चुनाव चिन्ह भी दीपक था। मैं तो कह सकता हूँ मैं जनसंघ का दीपक हूँ। और जब मैं पहली बार, मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, माताजी के गर्भ में था, तब से लेकर लगभग 55 साल की उम्र आते तक मेरे पिताजी लगातार 40 साल तो सांसद, 40 साल विधायक, 15 साल सांसद ये रहे। मैं खुद 3 बार का विधायक रहा, मतलब 15 साल में विधायक रह लिया, मंत्री रह लिया। सब रहने के बाद, चूँकि आपको पता होगा कि 2019 में पिताजी का देहांत हुआ था, माताजी का देहांत हुआ, दोनों एक साथ हमें छोड़ के चले गए। मैं भी शायद पहली बार चुनाव हारा। इन सब बातों को लेकर मैं कहीं किसी के पास नहीं गया था, क्योंकि ये तो स्वाभाविक घटना है। माता पिता को जाना ईश्वरीय है और बाकी चुनाव हारना जीतना अपनी जगह था। मैं कभी इस चीज़ को लेके नहीं गया। लेकिन जिस विचारधारा को मैंने बचपन से अंगीकार किया था, उस विचारधारा को मैं देख रहा था कि जो चलाने वाले लोग हैं, खास करके संगठन के लोग और सत्ता के, दोनों उस विचारधारा को कहीं स्वीकार नहीं कर रहे थे। पहला मेरा टकराव हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी से और संगठन के लोगों से, इस बात को लेकर कि मेरे पिताजी की जो स्मारक है उसका निर्माण कार्य नहीं चल रहा। मैं चाह रहा था कि भोपाल के वो सांसद रहे, 25-30 साल यहाँ के वोटर रहे, तो उनको यहाँ पर कोई कुछ नामकरण या कुछ स्मारक यहाँ पर रहे। देवास में वो जिले से पहली बार विधायक बने थे जनसंघ के, तो उसके नाते से रहे। इन बातों को लेने के बाद बागली विधानसभा में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, 17.5 करोड़ का। और उस भ्रष्टाचार को इतने तरीके से बांटा गया कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित मिले। मैं लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार बोलता रहा कि भाई बागली की जनता ईमानदारी को वोट देने वाली रही। तो बागली की जनता मैं कह रहा हूँ, बागली में विकास को वोट नहीं दिया। बागली की जनता ने सिर्फ इसलिए कि दीपक कैलाश जोशी जी झूठ नहीं बोलते, कथनी करने का अंतर नहीं पालते, इसलिए एक नहीं 8 बार उन्होंने नवाजा। विकास की बात नहीं थी कि बागली, उस बागली में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, ईमानदारी का काम नहीं हो रहा, तो उस ईमानदारी की विरासत को लेकर चलने की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया मेरी इसलिए है कि मैं उनका पुत्र हूँ और मैं भी उस बागली से विधायक रहा। हमारे उनसे पारिवारिक संबंध रहे लोगों से। आज वो परिवार अगर विचलित है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं लगातार दिनों वही तो सवाल उठता है कि एक परिवार की चिंता आपने की कि बागली के साथ अन्याय हुआ या हुआ तो आपका मूड खराब हुआ, आप अलग मूड में आ गए। लेकिन जिस परिवार के साथ पंडित दीपक जोशी, पंडित कैलाश जोशी, जिस परंपरा के साथ जिस परिवार के थे, उस परिवार के संरक्षक थे। भारतीय जनता पार्टी इसे कहते हैं, उस परिवार के संरक्षक थे माननीय कैलाश जी। उसको छोड़ते समय दुख नहीं हुआ? नहीं, मैंने कहा ना कि जब परिवार में जो बातें हमारे बड़े लोग बना के गए, हमारे बड़े लोग कौन? दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, जोशी जी, पटवा जी, ऐसे लोगों ने पार्टी को बनाया। हमने बहुत नज़दीक से इनको काम करते हुए देखा। इतनी सुचिता से ये लोग काम करते हैं। लेकिन आज भाजपा का परिप्रेक्ष्य देखोगे मध्य प्रदेश का, जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते। उनके जो रहन सहन का स्तर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी उद्योगपति से तुलना कर ली जाए आपकी। दिन भर में 15 जोड़ी तो कपड़े बदलते हैं। तो हम भी उस परिवार से रहे, तो मेरे को लगता है कि पार्टी में बदलाव आ गया। और ये बदलाव पार्टी की रीति नीति का नहीं, व्यक्तियों ने अपने बदलाव के साथ साथ पार्टी की रीति नीति को बदलने का प्रयास किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का ऐसा वर्ग है जो घर में बैठा हुआ है और इस सब चीज़ों को देख रहा है। और बुरा तो तब लगता है जब हमारे कार्यकर्ताओं को पैसे दे के काम कराना पड़ता है। एक ने हज़ारों उदाहरण है जिसमें कार्यकर्ता कहते हैं। मैं कन्नौज में गया था, कन्नौज में हमारी एक बहुत बड़ी वरिष्ठ नेत्री रही जो जब महिलाएं बहुत कम काम करती थी, उनके घर गया तो उनकी आँख में आंसू थे कि दीपक भैया, मेरे पति के जाने के बाद बच्चों को पावती बनना थी, 10,000 पटवारी को दिए तब जाके काम हुआ। क्या भ्रष्टाचार को इतने तक नीचे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। मैं लगातार इनको आगाह करता रहा कि भैया इस भ्रष्टाचार को रोको, भ्रष्टाचार को रोको।
लेकिन ये कहीं रुका नहीं। तो मुझे लगा कि घर में आज हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे तो हमको कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं घर बैठ जाऊँ, ये मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसी दृष्टिकोण में मैंने पार्टी बदलने का विचार किया। आपकी जो सीट हुआ करती है, जो बागली के बाद जो हाट पेपलिया हो गई, सरकमस्टांसेस ऐसे बने, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कांग्रेस के तमाम सदस्य आ गए। जिस व्यक्ति को आपने चुनाव में मुकाबला था वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो गया उस पाले में। मजबूरी में आपको पार्टी का मान रखते हो उसके पक्ष में वोट मांगने पड़े। मन में वो नाराज़गी तो नहीं थी? नहीं, देखिए, मैंने तो पार्टी ने जब बताया हमको कि हमने ऐसा फैसला लिया है, सरकार हमारे को बनाना ज़रूरी ताकि हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें, मुझे लगा कि चलिए अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही तो आप पार्टी स्वीकार करिए। उस चुनाव में मैंने प्रचार भी किया और जहाँ मुझे वोट मिले वहाँ उस प्रत्याशी को वोट मिले। लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी बदल गई। आज पार्टी का ये फरमान जारी हो गया कि जो कुछ है वही लोग रहेंगे, हमारे साथ के जो लोग हैं वो नहीं रहेंगे। और उसका उदाहरण अभी आपने करीब 1 महीने पहले देखा, जनसंघ जिस जगह से हमारे विधायक आते हैं कांग्रेस के, उसी गांव में जनसंघ के ज़माने, क्योंकि वो तो कांग्रेस से आए, जनसंघ तो शुरू से है ना, जनसंघ के एक परिवार की गुमटी वहाँ से हटाने की बात का विवाद और मैं 6 घंटे तक जेसीबी पे बैठा रहा। लेकिन जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को खबर लग गई होगी कि हमारा एक कार्यकर्ता जेसीबी पे सिर्फ इसलिए बैठा है धूप में क्योंकि सामने वाले की गुमटी नहीं टूटे। इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। कई बार आपकी जो पिछले दिनों से लगातार आपकी जो बातचीत, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है, लहजा जो है, उससे कई बार ऐसा आभास होता है कि संगठन और वैचारिकता से जैसी आपकी नाराजगी मुख्यमंत्री के प्रति है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के प्रति इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी और मैं लगभग समकालीन छात्र राजनीति में रहे। उनका पहला दायित्व था कि मेरा संरक्षण करना था, लेकिन वो संरक्षण करने में बिल्कुल विफल रहे। पूरे 4 साल में उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि कैसे हो, क्या हो, कैसा है। मेरे परिवार में विपत्ति आई, वो तो अब चूँकि राजनीतिक रूप से उनका वो था तो थी, लेकिन देवास के प्रशासन को ही बोल दिया गया कि दीपक जोशी अगर कोई बोलेगा तो काम नहीं करना, उल्टा कर देना। यहाँ तक कि पिछले 6-8 महीने से देवास जिले के मैं बता बताऊँ आपको, 3 थाना क्षेत्र जो बिल्कुल लगे हुए हैं, उन 3 थाना क्षेत्र की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि मैं किसी न किसी काम में किसी न किसी केस में फंस जाऊँ। और एक केस में तो पूरी कोशिश की गई, वो आने पे कोर्ट में आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, क्या राजनीति को हम इतना नीचे ले जाएं कि किसी आदमी को जीने का अगर बिना उसके कर रहा है तो भय का एक वातावरण पैदा कर दे। एक भय का वातावरण मेरे लिए पैदा करने की कोशिश की गई। कई बार आपको लगता है कि पॉलिटिकल कवायद जिस तरह हुई मध्य प्रदेश में, जिस तरह हुआ कि दीपक जोशी एक पॉलिटिकल टूल बन गए? नहीं, देखिए, मेरे पास पिताजी की विरासत है और वो विरासत मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम लोगों के पास। दिग्विजय सिंह कमलनाथ से प्रभावित आप हुए, पर वो इस चीज़ से कहीं प्रभावित तो नहीं कि एक ब्राह्मण नेता उनके पास कमी थी जो मध्य प्रदेश स्तर पर, क्योंकि आपके पास समृद्ध पारिवारिक विरासत है, तो कांग्रेस उस ब्राह्मण नेता को यूज करना चाहती, इसका नाम दीपक जोशी। नहीं, देखिए, कांग्रेस ब्राह्मण नेता के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ और जो मैंने अभी तक किया वो एक ब्राह्मण के स्वभाव, स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैंने लगातार गुहार की संगठन से और सत्ता से, लेकिन जब सुना नहीं गया तो मैंने सत्ता को समझा दिया, क्योंकि अगर मैं घर बैठ जाता तो मेरे ख्याल से कहीं कुछ ये चीज़ें आती नहीं। लेकिन आज कई पूरे प्रदेश में, देश में वो बातें आई जो बीजेपी के लोग करते रहे, तो आम कार्यकर्ताओं में ये बात आ गई। तो एक ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है, स्वाभिमान, उसको लेकर मैं कांग्रेस में गया हूँ। अब कांग्रेस को लगता है कि ब्राह्मण के रूप में मेरा कुछ हो सकता है या आम के रूप में, वो कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का स्वभाव लेकर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। एक और बड़ा सवाल हम लोगों को आश्चर्य में डालता है कि दीपक जोशी हाट पेपलिया सीट से लड़ने की बजाय या देवास जिले में कहीं से लड़ने की बजाय बार बार वो बुधनी से लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ये समझ से परे हो रहा है। मैंने तो कांग्रेस में कहा था कि मैं पद के लिए नहीं आ रहा, न प्रतिष्ठा के लिए। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं कहीं से टिकट नहीं चाह रहा, और वो इसलिए कि जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से काम कर रहा, 4.5 साल से काम कर रहा है, उसकी जगह मैं टिकट ले लूँगा तो उसका हक मारा जाएगा। दूसरे, मेरे पिताजी की परंपराओं को मैंने देखा। आपको याद होगा कि 98 में पिताजी को भोपाल से लोकसभा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था और बाद में श्री उमा भारती जी का यहाँ पे हो गया था। तब पिताजी को कहा गया कि आप बागली, चूँकि खंडवा में लगती थी, तो आप बागली खंडवा से चुनाव लड़ लो। पिताजी ने यह कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान उस समय बहुत जवान थे, दूसरा या तीसरा चुनाव लड़े थे लोकसभा का, बोले उसका हक क्यों मारूँ, वो तो जवान है, उसका कैरियर चौपट हो जाएगा, मैं नहीं लड़ना चाहता। 2008 में मेरी सीट बागली रिजर्व हो गई थी, तो पास की सीट कन्नौज खातेगांव अच्छी सीट थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं कन्नौज खातेगांव से लड़ूँ। तो उनका कहना था कन्नौज खातेगांव के सिटिंग एमएलए जो मजमून धूत जी हैं, अच्छे आदमी है, उनकी टिकट को काटो, आप उनका टिकट मत काटो, आपको लड़ना तो इसी जगह से लड़ो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है। और मुझे हाट पेपलिया से फिर टिकट मिला था।
तो मैं उस विरासत के साथ जुड़ा और उस विरासत का अनुसरण करना भी चाहता हूँ। इसलिए मैंने साफ किया था कि मैं कोई किसी कार्यकर्ता का हक नहीं मानना चाहता। लेकिन शिवराज जी चूँकि जिस प्रकार से राजनीति में आए हैं और आज तक जो काम वो लगातार करते आ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, अपने आप को दीनदयाल जी का अनुयायी बताते हुए वही कहते हैं कि मैं तो अंतिम पंक्ति की व्यक्ति की मदद करना चाहता है। उन्हें अंतिम पंक्ति की व्यक्ति की मदद करी होती तो आज बुद्धनी का ही परिदृश्य बदल जाता है। मानवीय गरीबी रेखा के आंकड़े बढ़ रहे, घट नहीं रहे। अभी हम नसरुल्लागंज गए थे, आम जनता ने जिस प्रकार से हमारे को सिर आँखों पर लिया, उससे लगता है कि शिवराज जी सिर्फ घोषणाओं में और ऐसी घोषणाओं में विश्वास करते जो कहेंगे। सपने दिखाकर राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती, अटल जी ने खुद ने कहा है। तो इस दृष्टिकोण में मैं कहता हूँ, और मैं तो अटल जी को अपना सम्मान मानता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ, अटल जी की एक पंक्ति मुझे हमेशा इस काम के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती रही, जिससे मैं कांग्रेस में गया। उन्होंने एक जगह कहीं लिखा है कि हम अपने मुँह अपनी तारीफ करें ठीक नहीं, लेकिन अपने आप को भूल जाए, भीड़ का हिस्सा हो जाए और अकिंचन बन करके रहें, ये भी ठीक नहीं। तो मेरे को अटल जी की वो याद है। अटल जी ने कहा ना, आप इतिहास में जा रहे थे, मेरे को एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि शायद विक्रम वर्मा बनाम शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष का चुनाव था और विक्रम जी चुनाव जीत गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे का सब कुछ होने के बाद भी तब एक बड़ी बात हुई थी कि शायद माननीय कैलाश जोशी जी ने साथ नहीं दिया शिवराज जी का। कहीं वो नाराजगी तो नहीं काम आई? मुझे पक्का लगता है कि वो नाराजगी शिवराज जी के दिल में थी। एक बार उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ का, एक बार उन्होंने मुझसे बयान भी की थी। चुनाव के पहले वो आए थे और मुझसे कहा था कि भाई साहब कहते थे पिताजी को, भाई साहब को बोलो कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दे। तो मैंने कहा हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम डाइवर्ट कर सकें, और वो संगठन के साथ रहे हैं, जैसा निर्णय संगठन ने किया वो उसके साथ चलेंगे। और उस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी हार गए थे और मुझे लगता है वो पीड़ा उनके दिल में कसक कहीं ना कहीं रही। और जोशी जी का जो स्वभाव है, मैं तो ये मानता हूँ, उस स्वभाव के अनुरूप काम करने से बहुत से लोग जोशी जी से नाराज थे। आज निशाने पे उनके सब में हूँ बीजेपी में, तो उनके निशाने तो मैं झेल ही रहा हूँ, चाहे मैं अब नाम नहीं लूँगा किसी नेता के, लेकिन उनके निशाने में लगातार झेलता रहा। लेकिन उस कारण से, जिससे आपने कहा कि विचारधारा या जोशी जी की विरासत, उस कारण उस पर ठेस नहीं लगे। लेकिन जब जोशी जी पे ठेस नहीं लगी तो मेरे को निर्णय लेना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दीपक जोशी किसी पॉलिटिकल विवाद से, किसी पॉलिटिकल इच्छा से, मनसा से नहीं गए। दीपक जोशी का दिल दुखा, एक ब्राह्मण व्यक्ति का दिल दुखा, तो उसने उस पार्टी को अलविदा कह दिया जिसकी परंपरा में पला बढ़ा था। जी, क्योंकि स्वाभिमानी होना चाहिए और ये स्वाभिमानी मेरी जात का गुण है। इस नाते से मुझे लगा कि अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, तो मुझे इस स्वाभिमान को जिंदा रखते अगला कदम क्या होगा? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ कांग्रेस को लगेगा एक सिपाही के रूप में उनके लिए काम करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि जो ये राजनीतिक रूप से आज लोकतंत्र पे लोगों का बहुत तेज़ी से विश्वास उठ रहा है, खास करके राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों पे, कम से कम अपने और अपने साथियों के बीच उसको बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी उस मामले में बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं और उस साफ़ सुथरेपन को लेकर उनके नेतृत्व में काम करते हुए, चूँकि सरकार बनी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में एक पारदर्शितापूर्व शासन जो होना चाहिए, जो लोकतंत्र की निहितता, उसको महत्व को आगे बढ़ाते हुए। कभी मन पलटा भाजपा का कि दीपक जी वापस आइए? नहीं, मेरा सवाल ही नहीं है। मैं इस मुकाम पे आना जाना करूँगा तो मेरी छवि का क्या होगा। मैं अब घर बैठना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरी जो कोशिश थी वो मैंने करने का पूरा प्रयास किया। अब मैं वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं। ये थे दीपक जोशी जो कह रहे हैं जिस मार्ग पर चल चुके हैं अब उसी पर आगे बढ़ते रहेंगे, और जिस दिन ये लगेगा कि कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन अब भाजपा वापस नहीं आएंगे। बस ये मुलाकात यहीं तक। अगले हफ्ते फिर किसी नए शख्स के साथ मुलाकात कराऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।